ये कहानी तो हम सबको पता है कि अंग्रेज हमारे देश में आए और जीतते चले गए। पहले प्लासी, फिर बक्सर और उसके बाद 1857 तक हिंदुस्तान। लेकिन 1757 की प्लासी से भी करीब 70 साल पहले अंग्रेजों को मुगलों से ऐसी हार मिली थी कि वो फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करते। इस हार का आलम यह था कि 800 अंग्रेजों की मुंबई में सिर्फ 60 लोग बचे थे और मुगल बादशाह के सामने उन्हें लेट कर माफी मांगनी पड़ी थी। क्यों हुआ था ये युद्ध और अंग्रेजों को हराने वाला वो मुगल बादशाह कौन था? आज की कहानी इसी पर है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। हुआ ये कि अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बहुत मांग थी। मुगल अंग्रेजों पर टैक्स नहीं लगाते थे, बल्कि उनके सामान की कीमत का 3.5% हिस्सा ले लेते थे। आगे चलकर ऐसा ही एग्रीमेंट डच, पुर्तगीज और कई अलग अलग प्राइवेट लोगों के साथ मुगलों ने कर लिया। यानी कि अंग्रेजों के बराबर ही इन्होंने भी मुगलों से अधिकार हासिल कर लिए। इसका सीधा मतलब था कि अब विदेश व्यापार में एक कंपटीशन था और इसका नुकसान अंग्रेजों को होने वाला था। यह खबर लंदन पहुंची। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डायरेक्टर थे, जोजाया चाइल्ड। उनसे यह खबर बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने भारत में मौजूद अंग्रेजों से कहा कि वो मुगल जहाज़ों का रास्ता काटकर उनके जहाज़ को लूट लें। चाइल्ड यही नहीं रुके, उन्होंने सिपाहियों की 2 टुकड़ियां चटगांव पर कब्जा करने के लिए भेज दी। अब आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुगलों की 9 लाख की फौज से लड़ने के लिए 600 लोगों को भेजा गया था। 40,000 की सेना तो बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान अपने साथ रखता था। मुगल उस वक्त दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत पर राज करते थे और दुनिया की सबसे बड़ी सेना उनके पास हुआ करती थी। अब 600 सैनिकों को भेजने के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताना। लेकिन इस घोषणा के बाद बंबई की कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के कुछ जहाज सचमुच लूट लिए। इसमें से हज से वापस आ रहा एक जहाज भी शामिल था। जब औरंगजेब को यह पता चला तो उसने अपने मंत्री अल बहर सीदी याकूत से बंबई तट को घेरने को कहा। उस वक्त अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बंबई में थे। वो लिखते हैं कि सीदी अपने साथ 20,000 सैनिक लेकर आया और किले से बाहर कंपनी के इलाके को लूट कर घेरा डाल दिया। जो सिपाही लड़ने आया उसे काट डाला गया। ये घेराबंदी करीब 15 महीनों तक चली। जल्दी ही खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। लोग बीमारियों से और बंबई के मौसम की वजह से मरने लगे। कुछ ऐसा ही हाल बंगाल में भी हो रहा था। यहाँ पर सूबेदार शाइस्ता खान की टुकड़ी ने हुगली में कंपनी के किले को घेर लिया। अब बंगाल में तो मामला जल्दी निपट गया, वहां सुलह हो गई, लेकिन मुंबई में यह सिलसिला 15 महीनों तक चला। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भिजवाए। दरबार पहुंचते ही दोनों दूत फर्श पर लेट गए। पहले उन्होंने गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की गलती मानकर माफी मांगी। फिर अपने लाइसेंस को बहाल करने के साथ साथ बंबई के किले की घेराबंदी खत्म करने की गुहार भी लगाई। औरंगजेब ने इस अर्जी को एक्सेप्ट करने की अपनी मांगे रखी। 1.5 लाख रुपए हर्जाना, जोजाया चाइल्ड के भारत की एंट्री पर बैन और मुगलों की सत्ता को स्वीकार करना। अब अंग्रेजों के पास कोई और चारा तो था नहीं, तो ये सब शर्तें उन्हें माननी पड़ी। उन्होंने बंबई वापस जाकर सीदी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर सीदी ने घेराबंदी को खत्म किया और ये जंग भी इस तरह से खत्म हुई। हैमिल्टन लिखते हैं कि जंग से पहले बंबई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच थी, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो 60 से भी ज्यादा लोग नहीं बचे थे। या तो वो तलवार से मारे गए या फिर महामारी से मारे गए। इस लड़ाई को शुरू किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जोजाया चाइल्ड ने। इसी वजह से इस युद्ध को चाइल्ड युद्ध भी कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर औरंगजेब अंग्रेजों को भगा देता और भारत में उसकी एंट्री बैन कर देता तो हमारे देश का इतिहास क्या होता? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।